एक आदमी के इर्द गिर्द में सारी सत्ता चल रही है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का वैसे तो विशेषाधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लॉकडाउन को लिफ्ट करने के उसमें नहीं हूँ। इसका मतलब कि जो गृह मंत्री है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उसको पता नहीं है कि अब लॉकडाउन बढ़ाने जा रहे हैं कि खोलने जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इसका मतलब वन मैन शो चल रहा है। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं BSN नेशनल न्यूज़। हम फरीदाबाद के एटक यूनियन ऑफिस में आए हुए हैं। आज हम यहां पर अधिकारियों से बात करेंगे कि उन लोगों की लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर क्या राय है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बेचू गिरी है और आपका डेजिग्नेशन? और मैं हरियाणा राज्य एटक का महासचिव हूँ। सर, लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लॉकडाउन दो धारी तलवार हो गई है। अगर नहीं बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था चौपट होती है, और अगर बढ़ती है तो बहुत बड़ा खतरा जो कोरोना वायरस है, जिसके चलते लॉकडाउन की गई है, इसके फैलने का हो गया है और इसके कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा इसमें पैदा हो गया है। जब लोग इकट्ठे होंगे तो मैं नहीं मानता कि कोई मालिक इतनी व्यवस्था करेगा कि वो मज़दूरों को हर प्रकार की सुविधा, सैनिटाइज़र की, मास्क की सुविधा रेगुलर उपलब्ध कराए। तो ये दो धारी तलवार हो गई है और सरकार को बहुत ही सोच समझ करके लॉकआउट को लिफ्ट करने के लिए सोचना चाहिए। आम आदमी की क्या समस्या है सर? आम आदमी की बहुत बड़ी समस्या, लॉकआउट ने पूरे लोगों की ज़िंदगी को ही रोक दिया है। मसलन आप ये देखिए कि एक आदमी घर के अंदर में बंद है, घर के अंदर बंद है तो उसकी आय ख़त्म है, चाहे जो भी है, आय उसकी ख़त्म है, खर्चे उसके बढ़ रहे हैं, बाकी और चीज़ें उपलब्ध नहीं हो रही हैं, ब्लैक में चीज़ें मिल रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा, अस्पताल में हो जाए तो अस्पताल में इलाज नहीं है। आप अखबारों में देखते होंगे कि दिल्ली पुलिस का कर्मचारी बहुत सारे हॉस्पिटलों में घूमा, किसी ने नहीं लिया उसको, और अंत में वो मर गया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जाके। तो जब दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की ये हालत है तो एक आम आदमी के बारे में आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। तो ये समस्याएं हैं। आखिर मजदूर अपने गृह राज्य क्यों जाना चाहते हैं सर? बहुत बड़ा सवाल है, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज का मजदूर गुलाम नहीं है। आज का मजदूर 20वीं सदी में है, 21वीं सदी में, वो 2 साल पहले का नहीं है। सरकारें क्या कर रही हैं? राशन नहीं पहुंचा रही हैं। सरकार के 20-3 के आदेश को, पेमेंट करने के आदेश को मालिक मानने के लिए तैयार नहीं है। राशन पहुंच नहीं रहा है, बिचौलिए खा रहे हैं राशन को। अस्पताल में मजदूर जा रहा है तो उसको दवाई नहीं मिल रही है। इवन ESI संस्थान, जहां मजदूरों ने बहुत सारी दवाइयाँ खरीदी, उनके बिल का भुगतान अभी तक नहीं किया। जो मजदूर पहले लॉकडाउन से पहले बीमार रहे, उनका पैसा नहीं दिया मजदूरों को। तो ये मकान मालिक लठ लेके खड़ा है, तुम कमरा खाली कर दो और नहीं तो पैसे दो। दुकानदार राशन नहीं दे रहा है, क्योंकि फरीदाबाद में तो पानी तक खरीदना पड़ता है पीने के लिए। ऐसी परिस्थिति में मजदूर जो है भागना चाहता है। एक और चीज़ कि ये कोरोना विदेश से बाहर आया, अपने देश में आया। ये अपने देश का रोग नहीं है, किसी भी धर्म का है। ये एक धर्म को टारगेट करते हैं, ये गलत है। हर धर्म के लोग आए, बाहर से जो आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब के सब जो भी बाहर से आया कोरोना लेके आया। और यही इसका कारण है कि कोरोना आज भी 80% से ज़्यादा शहरों में ही घूम रहा है। गाँव में आज उतना नहीं है कोरोना। तो मजदूर ये सोचता है, भाई शहर में हम अपनी ज़िंदगी खतरे में क्यों डालें, रोटी यहाँ पे नहीं है। जिस कारण से अपने माँ बाप छोड़े, रिश्तेदारियाँ छोड़ी, भाई बंधु छोड़े, अपनी जन्मभूमि, जन्म स्थान छोड़ दिया, जिस रोटी के लिए यहाँ नहीं मिल रहा है, तो बढ़िया है कि फिर चलो अपने जन्म स्थान पे, कम से कम गांव में कोरोना तो नहीं है। तो इसलिए मजदूर भाग रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार तक, जो गरीब लोग हैं, सरकार उन तक योजना नहीं पहुंचा पा रही?
मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, हो क्या रहा है कि सरकार ने अपने लोगों के माध्यम से, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने तमाम योजनाएं अपने लोगों के माध्यम से चलाई हैं। अपने लोगों का माध्यम ये है कि एमएलए को दे दिया जी कि आपका ये पैसा है, इतना पैसा ग्रांट करते हैं, आप ले जाके अपने यहाँ योजनाएं चलाओ। पार्षद को फरीदाबाद में कह दिया कि आपको हम इतने पैसे देते हैं, आप गरीबों में बांटो। अब चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो पार्षद हो, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं। वो जो उनके नज़दीक लोग हैं, जो उनके समर्थक लोग हैं, ये सारी चीज़ उन तक दे रहे हैं। और ये आम लाइन काम कर रही है। मैं दावे के साथ और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेवार संगठन का राज्य स्तरीय पदाधिकारी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक पार्टियाँ और विधायक और पार्षद, ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अपने लोगों को दे रहे हैं और उनको खुश कर रहे हैं। 20-25% लोगों को खुश कर रहे हैं कि ताकि जब आगे वक्त आए तो उनके वो मदद करें। बाकी जनता त्राही त्राही कर रही है। हम लोग सर्वे करते हैं, हमारे लोग हर जगह पे हैं, सब जगह लोग जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर सब कुछ मजदूरों को मिलता ही तो भागता क्यों? तो ये है कि नहीं मिल रही है योजनाएं, 15-20% से ज़्यादा नहीं मिल रही है। सरकार ने 12 घंटे काम करने की अधिसूचना जारी की है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इससे ज़्यादा गलत सरकार कुछ कर नहीं सकती। और मैं आपको 4-5 पॉइंट्स बताता हूँ इस पर। नंबर 1 के फैक्ट्री एक्ट के अंदर में ऑलरेडी प्रावधान है कि कोई मालिक 8 दिन में 9 घंटे के बाद एक दिन में और टोटल 48 घंटा एक सप्ताह के अंदर में से अगर काम कराता है और उससे आगे जाएगा तो उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा। मालिक को अधिकार है कि वो ओवर टाइम करा सकता है। फिर सरकार ने 12 घंटे क्यों कर दिए? जैसे ही सरकार ने 12 घंटे किए, मालिकों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो ओवर टाइम का डबल पैसा है इसको सिंगल करो, इसको सिंगल करो। तो इसका नतीजा ये हुआ कि खुद सरकार ने मालिकों के हाथ में एक हथियार दे दिया कि मजदूरों की और ज़्यादा लूट हो। दूसरी बात कि आप एक सोचिए कि आज चाहिए क्या? आज ये चाहिए कि बाज़ार में जो खरीदने वाला है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो गरीब आदमी है, जो आम जनता है, उसके हाथ में पैसा हो ताकि बाज़ार में वो पैसा आए। बाज़ार में जब पैसा आएगा मांग बढ़ेगी, मांग जब बढ़ेगी तो उस चीज़ के उत्पादन की होगी बढ़िया। अब आपने तो पहले ही 12 घंटा काम कर दिया, मतलब जहां 100 आदमी काम करते थे 8 घंटे में और जितना काम होता था, अब 67 आदमी मिलके 12 घंटे में उतना काम पूरा कर देंगे। तो आपने 33 आदमी तो वैसे ही निकाल दिया फैक्ट्री से, बेरोजगार कर दिया 33 आदमी। तो हम इसलिए इन कारणों से हम इसका विरोध कर रहे हैं कि एक तो ये मालिकों को आपने अधिकार दे दिया कि वो गुलाम बनाए, मजदूरों को गुलाम बना के रखे। 12 घंटा तुझे काम करना ही पड़ेगा। अगर 12 घंटा वो काम करता है, वो कब आराम करेगा? कब साग सब्जी लेके आएगा? कब वो अपना बाकी सामाजिक काम करेगा? 8 से 8 हम मान लेते हैं, 8 बजे सुबह गया, 8 बजे शाम को आएगा, रात को आएगा, तो बाकी काम उसको कब है? यानी कि वो एक बैल भी, हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं, और बैल जो हल चलता था पहले, उसको भी अंधेरा होते होते खोल दिया जाता था। और आप मजदूरों को 8 बजे से 8 बजे तक कह रहे को काम करो। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि ये अमानवीय है, कानून के खिलाफ में है। सरकार ने कोरोना के आड़ में, सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून की आड़ में मजदूरों के अधिकारों को छीन लिया है और मालिकों को दे दिया है। सरकार ने डीए पर रोक लगाई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? वैसे तो इस मामले में अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि डीए है क्या। डीए जब चीज़ों की कीमत बढ़ती है और हमारी तनख्वाह का लेवल कम हो जाता है तो उतना पैसा देके एक आदमी को या एक कर्मचारी को, एक मजदूर को इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपना बाजार का लेवल मेंटेन करें। डीए ही है, डीए और कुछ नहीं है। क्योंकि डीए तो जब चीज़ों की कीमत बढ़ती है तब जाके डीए मिलता है।
सरकार ने कह दिया कि जून 21 तक हम देंगे ही नहीं। जो पेंशनर्स हैं उनको भी कर दिया। एक तरफ तो आप करें कि बाज़ार में मांग नहीं है, लॉकडाउन से पहले पूरा बाज़ार स्क्रैप हो चुका था मंदी पे, पैसा नहीं था खरीदारों के पास में, और दूसरी तरफ जो डीए भी थी उसको भी आप रोक लिए, यानी लोगों के जेब में कम से कम पैसा जाएगा, और कम से कम पैसा जाएगा तो कम से कम खरीदेंगे, फिर आपका बाज़ार कहाँ से उठेगा। सरकार का अर्थशास्त्र हमारी समझ में नहीं आ रहा है। सरकार का अर्थशास्त्र ये है कि आम जनता को कुछ मत दो, पूंजीपतियों को दो, ताकि पूंजीपति फैक्ट्री चलाएं। सिर्फ फैक्ट्री चलाने से नहीं होता, अगर फैक्ट्री चलाने से होता तो लॉकडाउन से पहले मंदी नहीं होती। लॉकडाउन से पहले आपका पूरा रेडीमेड गारमेंट्स ठप हो गया था, पावर उद्योग आपका बंद हो चुका था, ऑटोमोबाइल एक तरह से बंद हो चुकी थी क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। कोरोना तो ये बीच में आ गया यहाँ पर, और फिर आप पैसे को जाम कर रहे हैं। इसलिए हम डीए जो सरकार ने कहा है कि हम नहीं देंगे, इसका हम विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे हम इसका। सर, इन सब समस्याओं का समाधान क्या है? देखिए, इन सब समस्याओं का समाधान एक चीज़ है कि हमारा अपना मानना है कि चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वन मैन शो हो रहा है। एक आदमी के इर्द गिर्द में सारी सत्ता चल रही है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का वैसे तो विशेषाधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लॉकडाउन को लिफ्ट करने के उसमें नहीं हूँ। इसका मतलब कि जो गृह मंत्री है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उसको पता नहीं है कि अब लॉकडाउन बढ़ाने जा रहे हैं कि खोलने जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इसका मतलब वन मैन शो चल रहा है, और जब तक ये वन मैन शो चलेगा, एक आदमी का दिमाग कितना भी बड़ा हो, वो सामूहिक समझ का और सामूहिक सोच का मुकाबला नहीं कर सकता। सरकार को ये चाहिए कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को, तमाम संगठनों को, जैसे हमारे जैसे संगठन जो भारत सरकार के रिकॉर्ड में हैं, हरियाणा सरकार के रिकॉर्ड में है, इनके प्रतिनिधियों से लगातार संवाद स्थापित करे, और संवाद स्थापित करके हम सबों को साथ लेकर के अपने कार्यक्रम को निचले तबके तक, नीचे गांव शहर की गलियों में पहुंचाए, सबके मिले जुले प्रयास से। इसका इलाज यही है, इसका इलाज और कोई नहीं है। अगर सरकार अपनी मर्जी से करेगी तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि वो 22-23% आदमी उसका लाभ उठा रहे हैं। अगर सरकार इसको जनरलाइज करना चाहती है तो सबको साथ लेकर के इसमें करना पड़ेगा। सरकार को ईगो ये छोड़ना पड़ेगा कि ये तो हारे हुए लोग हैं। सरकार को ये अपने दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि हम तो जीते हुए लोग हैं, हमारे पास बहुमत है, हमें लोगों ने चुना है, हम जो है किसी और से बात नहीं करेंगे। सरकार को ये निकालना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।